तो बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भारतीय संविधान। प्यारे बच्चों, आप लोग का यही है क्लास 8 सिविक्स का बुक जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का इसका अध्याय 1 भारतीय संविधान है। और आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न जो है वो शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए बच्चों, आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी है और सटीक उत्तर है। लिखिएगा एक लोकतांत्रिक देश, पहले क्या लिखिएगा, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता होती है, पहले ऐसा लिखिए। और क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखिए, यह देश के विभिन्न समाजों में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह उन आदर्शों को निर्धारित करता है जो उस देश का आधार बनते हैं जिसमें उसके नागरिक रहने की आकांक्षा रखते हैं। तीसरा लिखिएगा, यह नियमों और सिद्धांतों की संपत्ति के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर देश को शासित किया जाना है। क्लियर। चौथा लिखिएगा, यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए नियम प्रदान करता है और अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों द्वारा किसी भी प्रकार का वर्चस्व को रोकता है। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, यह अपने नागरिक को अधिकार भी प्रदान करता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बहुत सारे बच्चे को अगर ये नहीं लिखने का मन होगा तो बाबू आप 3 से 4 भी अगर पॉइंट लिख दीजिएगा तो वो भी काफ़ी है। ऐसे मैं आपको इतना इसलिए दिया हूँ ताकि सभी पॉइंट लिख लेंगे तो बेहतर आंसर रहेगा। ऐसे 3 से 4 पॉइंट भी याद रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चे देखेंगे। कहता है नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान में से लिया गया है। कहता है 1990 का नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका, 2015 का जो नेपाल का संविधान है भाग 7 संघीय कार्यपालिका। अनुच्छेद 35 में कार्यकारी शक्तियाँ देखिएगा और अनुच्छेद 75 का कार्यकारी शक्तियाँ देखिएगा। नेपाल के इन दोनों संविधानों की कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, बताइए आप लोग। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा, जैसे ही पढ़ा तो हमको लगा कि नहीं, इसमें जो है बाबू अंतर यह है। क्या अंतर है? दो संविधानों में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाले अंतर यह है कि 1990 के संविधान में यह शक्ति राजा और उनके मंत्री परिषद में चिन्हित थी, जबकि नेपाल के 2007 के अंतरिम माध्यम संविधान में कार्यकारी शक्ति जो है केवल मंत्री परिषद में निहित हो गई, जिससे नेपाल क्या हो गया बाबू, राजशाही से लोकतंत्र बन गया। राजा का शाही, राजशाही का मतलब हुआ कि राजा का जो शासन चलता था उसे लोकतंत्र बन गया। लोकतंत्र कहने का मतलब वहाँ पर लोगों का तंत्र, मतलब लोगों के द्वारा शासन को चलाया जाने लगा। मतलब लोग अपने मर्जी से किसी को वोट देकर क्या अपना नेता बनाते थे, है ना। चलिए, नेपाल का आज एक नए संविधान की आवश्यकता है। नेपाल को आज क्या है बाबू, एक नए संविधान की आवश्यकता है क्योंकि अब यह राजशाही नहीं है, पता है ना। अब यह राजशाही नहीं है। पुराने संविधान में राजा के पास शक्ति थी, लेकिन अब जब देश का अब एक लोकतंत्र है तो नेपाल को लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतिबिंबित करने के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता है, जिसे लोगों के आंदोलन ने चाहा और जिसके लिए संघर्ष किया। इसे प्राप्त करने के लिए इसे सभी संवैधानिक नियमों को बदलना होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो चुका होगा। क्या हो गया होगा? क्लियर हो चुका होगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा सभी बच्चे। कहता है अगर निर्वाचित प्रतिनिधित्व की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो क्या होता। अगर निर्वाचित प्रतिनिधि है उसकी शक्ति पर कोई अंकुशे नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो बच्चा पार्टी आप लोग लिखिएगा, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है
तो नेता उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। संविधान हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। अगर उस पर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे ना तो वो क्या करेगा, जो मन होगा उसका वो करेगा, जिससे वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। ये जो हमारा संविधान है ना, यही राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक कारण बताइए। फर्स्ट है, एक स्कूल में 30 शिक्षक है, उनमें 20 पुरुष हैं, ठीक है। 30 शिक्षक क्या बताइए, 20 पुरुष है, 10 क्या है बाबू, महिला है। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। गाँव में एक कारखाना के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। बताइए 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं, 10 बाबू क्या है, संपन्न परिवार से नहीं है। ओके, तो चलिए हम आपको को, खो, गो, घो सबका बताते हैं, लिखते जाइएगा। पहले को वाला है ना, महिला शिक्षक अल्पसंख्यक है। यहाँ पर देखिएगा अल्पसंख्यक आने का मतलब, आप बताइए 20 को क्या है बाबू, पुरुष है, 20 को क्या है, पुरुष है, और 10 को महिला है। तो हम आपसे पूछेंगे बताइए इस दोनों में सबसे कम कौन है? तो आप बोलेंगे महिला कम है, तो महिला वाला क्या हुआ, अल्पसंख्यक। जिसकी संख्या क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। तो लिखेंगे महिला संख्या क्या है बाबू, अल्पसंख्यक है। महिला शिक्षकों को अपनी राय व्यक्त करने की जगह दी जानी चाहिए ताकि उनके अल्पसंख्यक दर्ज के कारण शिक्षण में उनका प्रयास बाधित ना हो, ठीक है। अब दूसरा आप लोग देखिएगा बाबू, दूसरा आपका क्या कहता है, इसको समझिए। दूसरा आपका कहता है यहाँ पर क्या, एक शहर में 5% आबादी बौद्ध हैं। तो इसका आप लोग रीजन क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ से लिखिएगा कि बौद्ध अल्पसंख्यक है। बौद्ध क्या है बाबू, अल्पसंख्यक, क्योंकि हम मान लीजिए 100% में अगर 5% उसमें है बौद्ध में, तो 95% तो अलग है ना जी। तो लिखेंगे बौद्ध अल्पसंख्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। अन्य धर्म के लोग को अपने धर्म के अलावा अन्य धर्म का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अगर सब लोग सबको सम्मान करेगा तो सब जिसको जो धर्म होगा वो अपना धर्म मानेगा, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा आप लोग। आगे आपका गाँव में क्या है, सभी कर्मचारी के लिए एक फैक्ट्री में मेस में 80% क्या है, शाकाहारी है। तो लिखेंगे मांसाहारी क्या है बाबू, आपका अल्पसंख्यक है। भोजन का चुनाव व्यक्तिगत इच्छा है। नागरिकों के साथ उनके जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए उनके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। ओके, अब आप लोग बताइएगा, देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है उसके घर में अगर मम्मी नहीं खाते हैं है ना, मतलब मम्मी अगर उसकी नहीं जो मछली वगैरह होता है ना मांसाहारी नहीं है, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी मांसाहारी नहीं ही होता है ना, मांसाहारी नहीं होगा। अगर जिसका मम्मी अच्छे तरीक़ा से मांस मछली जो भी है मतलब मांसाहारी है, तो उसका बच्चा भी क्या होगा, मांसाहारी होगा, मतलब उसको भी खाने का आदत लगेगा, ठीक है ना। तो यही बात होता है। तो अगर आपका परिवार में जैसा रहता है वैसा ही ज़्यादातर रहता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चा क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी की मम्मी है अगर वो मांसाहारी नहीं है और उसका बच्चा को मांस खाने का आदत है, तो वो क्या होगा, मान लीजिए ये दूसरा बच्चा है और इसकी मम्मी क्या करती है, स्कूल में मछली बेचती है, क्या बेचती है, मछली बेचती है। तो ये बच्चा देखा होगा कि भाई मेरा दोस्त ये मछली खा रहा है, मैं भी खाऊंगा, और इसको खाने का मन है, तो ये बच्चा भी क्या कर रहा है, खाने लगा। सिंपल समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, कहता है आपका बाईं ओर कॉलम में भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं है सूचीबद्ध किया गया है। दूसरे कॉलम में अपने शब्दों में 2 वाक्य लिखिए। आपको क्या लगता है क्या विशेषता महत्वपूर्ण क्यों है, बताइए। तो इस प्रकार से आपका कॉलम दिया गया है। मुख्य विशेषता महत्व, जैसे संघवाद है तो संघवाद पर हम 2 लाइन लिखेंगे। शक्तियों का पृथक्करण पर लिखेंगे। तो आइए हम आपको एक एक करके सारा टॉपिक पर समझाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ना तो दिक्कत होगा। संघवाद में लिखिएगा, यह राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करता है और साथ ही व्यक्तित्व प्रगति को अनुमति देता है। यह संघीय सरकार केंद्र को सर्वोच्च शक्ति रखने की अनुमति देती है, लेकिन इसके घटक राज्यों के पास कुछ शक्ति होती है। क्लियर। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण में लिखेगा, यह 2 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सबसे पहले सत्ता के अत्याचारी उपयोग से बचा जाता है ना, उसके बाद क्या करता है, क्योंकि यह किसी का प्राधिकरण का शक्ति प्रदान नहीं करता है। दूसरे, सत्ता के 3 अंग एक दूसरे के जांच के रूप में भी काम करते हैं, जिससे एक अच्छा संतुलन बना रहता है।
तो प्यारे बच्चों आपको इतना ही लिखना है शक्तियों के पृथक्करण में। तीसरा आपका क्या था बाबू, मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है। तो आइए मौलिक अधिकार पर भी हम लोग 2 लाइन लिखते हैं, लिखिएगा। ये महत्वपूर्ण है, ये क्या है बाबू, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक मानवीय समाज के अनुरूप है। वे नागरिकों को राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण उपयोग से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। चौथा आपका है सरकार का संसदीय स्वरूप, इसमें लिखिएगा यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कायम करता है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को क्या करता है, कायम करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, ये आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है बाबू कि अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ये जाति के हैं, वो जाति के हैं, इससे ई धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, कोई मायने नहीं रखता है। सभी लोगों को समान वोट डालने का अधिकार है, उसी को लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं। यह इस तथ्य पर जोर देता है कि देश के लोग राज्य के साथ साथ राष्ट्र को भी चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। क्लियर, समझ में आया आप लोग को? तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपका कि उस भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिसकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देश से लगती है। आप बताइए, बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पर जहाँ पर है बाबू, तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर दे दिए हैं बाबू, आप लोग लिख लीजिएगा कि उन भारतीय राज्यों के नाम के जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगते हैं। जैसे बांग्लादेश, इसमें आता है पश्चिमी बंगाल, आप ले सकते हैं असम, और बोल सकते हैं त्रिपुरा और मेघालय वगैरह भी आता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, 1 से 2 राज्य लिखिएगा, काफ़ी है। भूटान से कौन कौन मिलता है बाबू, भारतीय राज्य, असम आ जाता है बाबू, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है ना, अब बोलिएगा पश्चिम बंगाल भी आ जाता है ना, लिख सकते हैं। नेपाल से मिलता है उत्तराखंड, यूपी मिलता है, बिहार मिलता है, कहिए तो पश्चिमी बंगाल भी मिलता है ना। तो अपना मन है बाबू, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना भी आपको राज्य लिखना है हमने यहाँ पर दे दिया है, आप लोग इतना ही नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमको लगता है कि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोगों का क्लियर हो चुका है। आई होप कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार क्या कीजिएगा, शब्द संकलन जो है इसको एक बार याद कर लीजिएगा, है ना। जो भी क्या है बाबू पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, डेली मेरे क्लास में आना है और आप लोगों को क्लास 8 सिविक्स और क्लास 8 का जो भी सब्जेक्ट है सारा कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप लोग क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट का PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, माई ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF मिलता है, वो भी मात्र 299 में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।